सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है साइंस में, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने मृदा के विषय में पूरा पढ़ा है। मिट्टी के प्रकार बहुत ही अच्छे से हमने पिछली क्लास पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फसलों के विषय में। ठीक है, फसलें कौन कौन सी होती हैं, किन किन फसलों से हमें कौन कौन सा लाभ मिलता है। खाना हम सभी खाते हैं, उसमें अनाज होती हैं, दालें होती हैं, मसाले होते हैं, सब्जियां होती हैं, अलग अलग चीजें हम खाते हैं। अगर लगातार 2 टाइम एक चीज की सब्जी बन जाए तो हमको उस चीज से क्या होने लगती है कि अभी तो हमने इस चीज को सुबह खाया था, इसी चीज की सब्जी, या फिर हम दोबारा इसको कैसे खाएं। तो लगातार क्या होता है कि चीजें अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की प्रकृति ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के अनाजें हमें दी हैं, दालें दी हैं, मसाले दिए हैं, सब्जियां दी हैं कि हम अलग अलग तरीके के भोज्य पदार्थ बना सके, अलग अलग तरीके के भोजन हम कर सके, खा सके। तो इन्हीं सब के विषय में फसलें जो चैप्टर है, इसी के अंतर्गत यहाँ पर हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें कब तैयार होती हैं, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो दलहनी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें मसाले मिलते हैं, जिनसे हमें सब्जियां मिलती हैं। तो इन सभी के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फसलों में देखिए फसल का मतलब क्या होता है, कि बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो शहर से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु भी होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आएगा। खासकर जो प्रशिक्षु गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा समझने में समय नहीं लगेगा, और जो शहर से भी हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस केवल आपको ध्यान से इसको समझना है और अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आपको बस केवल कुछ चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेंगी जो मैं भी आपको बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फसल क्या होती है। एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसल का मतलब जैसे धान की फसल हुई, गेहूं की फसल हुई। धान और गेहूं की जो फसल होती है, एक साथ पूरा खेत में आपको इकट्ठे बहुत सारे पौधे दिखाई देते हैं एक ही जगह पर। ऐसे गन्ने की फसल होती है। तो ये सब फसलें एक साथ आपको ढेर सारे हजारों की संख्या में पौधे, लाखों की संख्या में आपको इकट्ठे पौधे मिलते हैं इनके। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं। अब ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में अलग अलग ऋतुएं होती हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात का मौसम है। तो इस तरीके से अलग अलग जब ऋतुएं होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में खेती की जाती है। तो हमारे देश में मैक्सिमम जो खेती है वो ऋतु परिवर्तन पर ही डिपेंड है, यानी कि मौसम के अनुसार ही हम लोग फसलों को बोते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि फसलें कितने प्रकार की होती है ऋतुओं के आधार पर, खरीफ, रबी और जायद। इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और सभी को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। सबसे पहले तो अब आप लोग ये याद रखिए। अब इसमें ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, सोयाबीन, धान, कपास, जूट, मक्का आदि यही सब बोए जाते हैं, और इन्हीं सबको क्या कहते हैं, हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि धान किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है। तो धान आपको खरीफ की फसल लगाना होगा, टिक। ठीक है, अगर इस तरीके से अति लघु उत्तरी में आता है तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो कपास, जूट, मक्का, मूंग, अरहर, बाजरा, ज्वार, इन सभी को आपको याद रखना है। इसके बाद रबी की फसलें हैं। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीन, मेथी और आलू। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, गेहूं, जौ, चना, मटर, इन सबको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और ये फसलें बोई कब जाती हैं ये भी आपको याद रखना है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आपको ध्यान से इनको लर्न कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं जायद की फसलों पर। गर्मी के दिनों में जून तक तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। बहुत ही इजी है। गर्मी के दिनों में आप सभी लोगों को तरबूज खाना अच्छा लगता है, ककड़ी खाना अच्छा लगता है, लौकी, करेला, इन सभी की खेती कब होती है? यहाँ पर आप देखिए, ये सब कब तैयार होते हैं? ये सब गर्मी के दिनों में ही
तैयार होते हैं, ठीक है, और तभी इनकी खेती की जाती है। तो इन फसलों को हम क्या कहते हैं, जायद की फसलें कहते हैं। अब इसके बाद देखिए आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग जितना अनाज उगाते हैं उतना अनाज उनके खाने से जो एक्स्ट्रा बच जाता है, यानी कि जितना उनके परिवार के लिए बच जाता है, जितना उनके परिवार के लिए उपयोगी होता है उतना अनाज रख लेते हैं, बाकी अनाज को क्या करते हैं लोग बेच देते हैं। तो बेचने का मतलब क्या होगा, वो उनके आर्थिक रूप से उनका सहयोग करता है वही अनाज, क्योंकि उस अनाज को उगाने में उन्होंने उसको खाद दिया है, पानी दिया है, जुताई, बुआई सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं किसान के, तो कहीं न कहीं उसको अपना आर्थिक लाभ भी चाहिए होता है, तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, जो अनाज बच जाते हैं, उसको क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर देखिए अनाजें किस तरीके से अलग-अलग फसलें होती हैं, आर्थिक महत्व के आधार पर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, अलग-अलग फसलों का उपयोग भी अनेक रूपों में किया जाता है। कुछ फसलें मसालों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए किस तरीके से फसलें अलग-अलग रूप में प्रयोग होती हैं आर्थिक रूप से। अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलों में धान, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, कोदी, कुटकी ये सब हैं अनाज वाली फसलें, ठीक है? इनको भी इंसान अभी मैंने बताया इसको भी क्या करते हैं किसान, इनको भी बेच करके इससे भी क्या वो अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। अब है दलहनी फसलें। तो दलहनी मतलब दाल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर आदि प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलें हैं और इनसे भी क्या होता है किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। जहाँ पर भी इनका अच्छा उत्पादन होता है वहां पर किसानों को इससे मदद मिलती है। इसके बाद है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में क्या-क्या है, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, समतिल, अरंडी, राई, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुमफुत्री आदि तेल देने वाली फसलें हैं, यानी कि तेल देने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें कहते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है, चाहे वो दलहनी फसलें हो, तिलहनी फसलें हो, इसको आसानी से आप याद रख सकते हो। इसके बाद फिर है सब्जी वाली फसलें। सब्जी में तो आपको सबको पता है आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, लौकी, कद्दू, तो ये सभी क्या हैं, सब्जी वाली फसलें हैं। इसके बाद औषधि वाली फसलों में देखिए अदरक, हल्दी, पुदीना, प्याज, लहसुन, लौंग, काली मिर्च, मूसली आदि। आप सभी को पता है अदरक, हल्दी, पुदीना, प्याज ये सभी क्या होती हैं? ये सभी औषधि वाली फसलें होती हैं। इनका उपयोग दवाइयाँ बनाने में औषधि के रूप में किया जाता है, तो ये सब औषधि वाली फसलें हैं। और हल्दी का प्रयोग तो आपको पता है मसाले में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आगे अब देखते हैं यहाँ पर मसाले वाली फसलें कौन-कौन सी हैं? मसाले वाली फसलों में आप देखिए धनिया है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, हल्दी, मेथी, अदरक, प्याज आदि मसाले वाली फसलें हैं। धनिया, जीरा, सौंफ और आप सभी को पता है कि भारत में मसाले कितने अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं और जिसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। तो मसाले वाली फसलें खासकर साउथ इंडिया में, केरल में आपको अधिक देखने को मिलती हैं। तो जहाँ पर भी जिस तरीके की जलवायु होती है, मौसम होता है, वहाँ पर उसी तरीके की फसलें बोई जाती हैं, खासकर मिट्टी को देख करके जहाँ पर जिस तरीके की मिट्टी होती है, जहाँ पर जिस तरीके की फसल अधिक उगती है, वहाँ पर वो फसलें बोई जाती हैं जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हो सके। तो अब हम देखते हैं खेती किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर। ये उन स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आएँगी जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया हुआ है, ठीक है? अब वैसे कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से अगर आप खेती से नहीं बिलॉन्ग करते हो या आप गाँव से नहीं बिलॉन्ग करते हो तो भी आसानी से आप समझ जाओगे। खेती की उन्नति करना ही एग्रीकल्चर है। आप सभी को पता है एक पौधा लगाया जाता है तो एक पौधे को लगाने में उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, सूरज की रोशनी उसको चाहिए होती है, तब वो पौधा क्या होता है, बड़ा होता है, धीरे-धीरे ग्रो करता है। तो ऐसे ही खेती में भी है, सबसे पहले आपको ज़मीन को सही करना होता है, फिर उसमें बीज बोना होता है, उसमें सिंचाई करनी होती है और बहुत सारे काम होते हैं, तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है और बहुत ही ईज़ी वे में आप समझ जाओगे। देखिए, फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्न आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी को पलटना होता है एवं शिथिल करना होता है जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है, खेत में हल चला करके मिट्टी को पलटना होता है, एकदम बिल्कुल सही करना होता है ताकि उसमें बीज आसानी से बोए जा सके। अब बीज बोने से पूर्व क्या करना है, खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना है। यानी कि मिट्टी को क्या करना है, मिट्टी को जोतने के बाद मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। जब उपजाऊ हो जाएगा तो फिर क्या करना है, उसमें बीज को बो देना है। समय-समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, यानी कि समय-समय पर क्या करना पड़ता है, फसल की सिंचाई करनी पड़ती। फिर है
फसल को पशु पक्षियों कीटों से सुरक्षा करनी पड़े, यानी कि फसल की सुरक्षा आपको पशु पक्षियों से करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पशु खासकर कुछ ऐसे पशु होते हैं जो बार-बार आकर के क्या करते हैं, खेतों की फसलों को चढ़ जाते हैं। तो ऐसे पशुओं से बचाना होता है खेत को, खासकर नीलगाय होती हैं जो बार-बार आ जाती हैं खेतों में, उनसे बचाना होता है। पक्षियों से बचाना होता है। कीटों से कीटे लग जाने से क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाती है, तो इन सभी से सुरक्षा करनी पड़ती है फसल की। अब फसल काटने के बाद उसका क्या करना पड़ता है, भंडारण भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सभी स्टेप होते हैं, किस तरीके से फसल का सफल उत्पादन किया जा सकता है और कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक किसान को, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तब जाकर के कहीं अन्न मिलता है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में आप लोगों के पूछ सकता है, कर्षण किसे कहते हैं? जुताई हेतु खेती की तैयारी से लेकर के फसल काटने तक सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने खेत को सबसे पहले जोता, फिर उसमें खाद मिलाई, उसमें बीज बोया, बीज बोने के बाद आपने खेत की सिंचाई की, फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो गई तो फसल की कटाई की आपने, फिर उसको क्या किया आपने, भंडारण किया फसल का, उसको इकट्ठे रखा एक जगह पर। तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है जुताई से लेकर के जितनी भी क्रियाएं होती हैं एक फसल को तैयार होने से लेकर के फसल के भंडारण तक, तो उसको हम कहते हैं कर्षण। तो ये इसकी परिभाषा आप याद रखिएगा और इसको क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद आपको जुताई, बुआई और कौन-कौन से हल प्रयोग होते हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं आपके विज्ञान विषय में। दोस्तों इसके बाद फिर आपका फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इसमें। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से सभी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से भी आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहिए और जहाँ कहीं भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग दोस्तों। जय हिंद।